हेलो गाइस, आज हम नई थ्योरी में एंटर कर रहे हैं। ये थोड़ी सी बड़ी थ्योरी है, ठीक है। इसका नाम है न्यू इवोल्यूशनिज्म, ठीक है। थोड़ा एग्जॉस्टिव वर्क है। पूरे करीब 26 से 27 पीडीएफ होंगे, पेजेस के पीडीएफ होंगे। आप ग्रुप से निकाल लीजिए, जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। और हम उसी ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लगभग 80 से 85% ये ख़त्म करने के बाद हम थॉट को ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक छोटा सा थॉट और पड़ेगा। थॉट छोटा है लेकिन वो थोड़ा सा टफ है। टफ मतलब पढ़ने में आसान है पर समझाने में डिफ़िकल्ट है, इसीलिए थोड़ा पीछे रखा है। वो है स्ट्रक्चरलिज्म का। वो भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से भी ख़त्म कर दें, ताकि फिर हमारा 85% तक थॉट ख़त्म हो चुका होगा। फिर कुछ कल्चर पर्सनैलिटी का बचेगा, वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है उसके अपोजिशन में बना था फंक्शनलिज्म, और फंक्शनलिज्म के अपोजिशन में बना था पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। इनकी जो आपस की डिबेट्स थी, इससे इनके स्कूल्स जो हैं डेवलप हुए हैं एक यूनिलिनियर प्रोसेस में, ठीक है। कल्चर इवोल्यूशनिज्म क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अपोजिशन में क्या बना? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अपोजिशन में क्या बना? पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। लेकिन एक थ्योरी ऐसी थी जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के सपोर्ट में बनी थी, वो थी नियो इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी, जो अभी तक हमारी छूटी हुई थी। उसी को आज हम पूरी तरह से खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, जैसा कि हम जानते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म जो है, ठीक है, हाँ, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म जो है, ठीक है, उसके कुछ अपने फीचर्स हैं, ठीक है। हमको ये जो फीचर्स हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं मॉर्गन, टाइलर, फ्रेजर, उनके अपोजिट में या फिर उनके सपोर्ट में नियो इवोल्यूशनिज्म बना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपको बोला कि क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के सपोर्ट में नियो इवोल्यूशनिज्म बनी है। अगर ये नियो इवोल्यूशनिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट को, तो यार ये सब मिलके एक स्कूल ऑफ इवोल्यूशनिज्म या फिर क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी को क्यों नहीं बड़ा कर देते? ये पैरेलल में क्यों खड़े हुए? ऑब्वियसली ना। देखो, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का एक सिद्धांत है, वो है इवोल्यूशन का। सोसाइटी इवॉल्व करती हैं, ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को पकड़ा है, ठीक है। कोई भी थ्योरी सपोर्ट में हो या अपोजिशन में हो, ठीक है, वो थ्योरी बिल्कुल नई बन रही है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल की लड़ाई है। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी थ्योरी सपोर्ट में होगी, या अगर आप बेसिक प्रिंसिपल को अपोज कर रहे हैं तब आपकी थ्योरी अपोजिशन में होगी, ठीक है। तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल कल्चर इवॉल्व करते हैं। क्या? कल्चर इवॉल्व करते हैं, इसको पकड़े हुए हैं। बाकी इनके बीच में काफी डिफरेंसेस होने वाले हैं, ठीक है। उनको एक एक करके समझेंगे। इस स्कूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे? गॉर्डन वी चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मेरे को पता है, आप लोगों को पता है कि गॉर्डन वी चाइल्ड अगर नाम आएगा तो आप क्या लिखेंगे? ही बिलोंग्स टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म। लेस्ली वाइट के बारे में पढ़ेंगे। ही बिलोंग्स टू बोलो अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म, ठीक है। याद कर लो, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में याद करा चुका हूं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आएगा तो पहली लाइन हमें क्या लिखनी है जो हमें नंबर दिलवाएगी, ठीक है। ये लाइनें ही नंबर दिलवाती हैं। अगर ये नहीं लिख के बकवास करेंगे तो नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि सामने वाले की उपेक्षा होती है कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम उसके स्कूल ऑफ थॉट के साथ लिखें, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आंसर आपके एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं बनेंगे। किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को समझाने से पहले उसकी विचारधारा लिखनी जरूरी है, तभी आप उस आंसर में उस विचारधारा को क्या कर पाएंगे? जस्टिस दे पाएंगे, ठीक है। और जो चेक कर रहा होगा उसको भी मजा आएगा, ठीक है। तो अगर जूलियन स्टीवर्ट का नाम आएगा तो क्या लिखेंगे? अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म। देखो, ये अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, ये मैं क्यों बोलता हूँ कि इसे याद कर लो। इससे आपको एक मोटी मोटी बात पता लग जाएगी। जैसे अमेरिकन इवोल्यूशनिज्म है, ठीक है, जैसे अमेरिकन स्कूल है, तो उससे जुड़े जुड़े कौन कौन से आदमी है? जैसे फ्रांस बोस वहां से जुड़े हुए हैं, एल क्रोबर हैं, और ये अपने लोग हैं, जूलियन स्टीवर्ट हैं, लेस्ली वाइट हैं, ठीक है। अब ये सब अमेरिकन स्कूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इनकी थ्योरीज का आपस में, जो इनकी बातें हैं, आपस में इनका इन्फ्लुएंस रहा होगा, ठीक है। वहां से चीजें थोड़ी सी पकड़ में आ जाती हैं। बाकी मोटी मोटी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है।
तो ठीक है, सबसे पहले क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के बारे में रिवाइज करते हैं, काफी दिन हो गया, और फिर उसके जो अपोजिशन या फिर सपोर्ट में जो पॉइंट्स हैं फिर हम वो करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि किसने दिया है थ्योरी, मॉर्गन, टाइलर, फ्रेजर। ठीक है, TMF के बंदे हैं। मॉर्गन भाई साहब हमारे अमेरिकन हैं, टाइलर भाई साहब हमारे बोलो 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 ब्रिटिश हैं, और फ्रेजर भाई साहब हमारे स्कॉटलैंड से हैं। तो टाइलर और फ्रेजर तो हमारे ब्रिटिश स्कूल से हैं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। मॉर्गन भाई साहब हमारे कहाँ से हैं, मॉर्गन भाई साहब हमारे कहाँ से हैं, अमेरिकन स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ठीक है, चलिए, तो इन लोगों ने क्या रखा था, इन्होंने बोला था एवरी सोसाइटी पासेस थ्रू फिक्स स्टेजेस इन सीक्वेंस। जितनी भी सोसाइटीज हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स स्टेज ऑफ सीक्वेंस से गुजरेंगी। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड। ठीक है, अब वो कौन सी फिक्स स्टेज होगी, जो मॉर्गन ने बोली थी, सेवेजरी से बार्बरिज्म में, बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन में। हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, सारे फीचर्स उसमें अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में। पहले सेवेजरी आएगा, सेवेजरी में भी 3 स्टेजेस बताई थी आपको। ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक कल्चर भी बताए थे, क्योंकि उन्हीं कल्चर्स को आप देखकर ये बताएंगे कि कौन से कल्चर की वजह से कौन सी स्टेज में सोसाइटी एंटर कर चुकी है। और उन्होंने बोला था कि ये ही प्रोसेस फॉलो होगा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि अपर सेवेजरी से डायरेक्ट अपर बार्बरिज्म में एंट्री पड़ जाए। एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा हर एक सोसाइटी को। तो क्या क्या था, लोअर सेवेजरी, मिडिल सेवेजरी, अपर सेवेजरी। ठीक है, लोअर बार्बरिज्म, मिडिल बार्बरिज्म, अपर बार्बरिज्म, देन सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन में किसी भी सोसाइटी को एंटर करने से पहले ये 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, और हर एक स्टेज का अपना एक सिग्निफिकेंट कल्चरल टूल होगा और एक खुद का एसोसिएटेड कल्चर होगा। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, सारे कल्चर्स आपको याद है, बो एंड एरो कहाँ पे जोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर कहाँ पे, आयरन स्मेल्टिंग कहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए दिमाग में एकदम। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला था, दे एम्फेसाइज अपॉन शोइंग सिमिलरिटीज अमंग सोसाइटीज कीपिंग इन माइंड दैट मैनकाइंड इज वन। इन्होंने बोला था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट कल्चर्स इवॉल्व करती हैं, और ये कल्चर्स सिमिलर होते हैं, मतलब हर सोसाइटीज के आदमियों का, मतलब डिफरेंट सोसाइटीज के आदमियों का सोचने का लेवल सिमिलर है, सिमिलर कल्चरल टूल्स बन रहे हैं। डिफरेंट सोसाइटीज जो हैं आपस में इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही हैं, कोई भी कल्चर डिफ्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सिमिलर कल्चर बन रहे हैं। मतलब अगर एग्रीकल्चर किसी सोसाइटी में उत्पन्न हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि एग्रीकल्चर फिर आगे दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर डिफ्यूज होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर बना है इस सोसाइटी में तो हर सोसाइटी में एग्रीकल्चर बनेगा किसी ना किसी टाइम पे, विदाउट बीइंग इंटरेक्टेड। मतलब कोई भी ये नहीं बताएगा कि इस तरह से खेतीबाड़ी करो। ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा इस तरीके से बो एंड एरो बनाओ। तो एक कल्चर जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज में किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम में बन जाएगा। ठीक है, कोई दूसरी सोसाइटी आके उसे ये नहीं बताएगी कि भाई ये बनाओ या वो बनाओ। ठीक है, मतलब कल्चर्स का फॉर्मेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा और वो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कॉन्सेप्ट खोलना, जो हमने पढ़ाया है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में, वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज, समझ में आया ना, डिफरेंट सोसाइटीज जो कल्चर्स बनाएंगी वो इंडिपेंडेंट कल्चर्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होंगे, थोड़ा बहुत वेरिएंट होगा, लेकिन वो सोसाइटीज कल्चर्स बना कैसे पा रही हैं, इसका ये मतलब है कि अगर बो एंड एरो बन रहा है तो हर एक सोसाइटी में बन रहा है विदाउट एनी इंटरेक्शन, और वो बन रहा है। ठीक है, ये दर्शाता है कि सब इंसान किसी भी सोसाइटी का हो, हर किसी के सोचने की क्षमता सेम है। और यही मैनकाइंड इज वन की डिबेट है। मैनकाइंड इज वन की डिबेट खोली थी, उसमें मैंने पॉइंट डाला था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो ये सब मिलकर साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के झंडा लेके चलते हैं। कौन? क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट वाले लोग। तो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का आएगा तो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड हमें डालना ही पड़ेगा। ठीक है, दे इंटेंडेड टू डेवलप यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म रूल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो इस लाइन को ब्रॉड कर लीजिए, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म रूल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दे एम्फेसाइज्ड ऑन यूनिलिनियल अप्रोच। बताया ना आपको कि एक पर्टिकुलर लाइन में कल्चर्स डेवलप करेंगे, और ये जो प्रोसेस है ये फॉलो होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई कल्चर किसी को बाईपास नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी कल्चरल स्टेज किसी दूसरी स्टेज को बाईपास नहीं करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये एक यूनिलिनियर प्रोसेस है। और क्या बोला इन्होंने, बोला कल्चरल इवोल्यूशन इज डेफिनेट होगा और इरिवर्सिबल होगा। मतलब अगर कोई सोसाइटी अपर बार्बरिज्म में है तो वो सिविलाइजेशन में एंटर करेगी समय के साथ। ऐसा नहीं होगा कि वो अपर बार्बरिज्म से लोअर सेवेजरी में एंटर कर जाए, या बिल्कुल बैक गियर में ले ले सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी जो है इन 7 स्टेजेस में 1 to 7 की तरफ मूव करेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि 6 to 1 आ जाएगी या 6 to 3 आ जाएगी। कभी सोसाइटी पीछे की तरफ मूव नहीं करेंगी। ये बोला क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के लोगों ने। इतना समझ में आ रहा है। और क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ने इवोल्यूशन की बात तो करते हैं,
पर ये नहीं बताते कि कल्चर्स इवॉल्व कैसे करते हैं। दे डू नॉट टेल अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कल्चर इवोल्यूशन, हाउ कल्चर्स एक्चुअली इवॉल्व्स, हाउ इवोल्यूशन एक्चुअली हैपेंस इन सोसाइटी, ये इन्होंने नहीं समझाया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जो विचारधारा है कल्चर इवॉल्व करते हैं, ये तो सिमिलर है, इसको नियो इवोल्यूशनिस्ट भी पकड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको नियो इवोल्यूशनिस्ट का स्कूल खुलता हूं और फिर आप देखना कि पैरेलल में डिफरेंस क्यों है। भाई ये 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये कई बार पूछा गया है कि क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म और नियो इवोल्यूशनिज्म में डिफरेंस क्या है। लोग तो सोचते हैं कि ये थ्योरी सपोर्ट करती हैं। भाई सपोर्ट केवल सिद्धांत का सपोर्ट है, प्रिंसिपल सपोर्ट करते हैं ये, पर इनकी थ्योरीज में आपस में भी मतभेद हैं। उन मतभेदों को जानना है और उसका आंसर बनता है 15 नंबर का। ठीक है, आ जाओ एंट्री करते हैं नियो इवोल्यूशनिज्म में। प्रोपोनेंट कौन कौन है? एक है लेस्ली ए वाइट है, जूलियन स्टीवर्ट है, गॉर्डन चाइल्ड है, मार्विन हैरिस है, फिर मार्शन शालिन है। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे हम लोग 4 लोगों को पढ़ेंगे, लेस्ली ए वाइट, जूलियन स्टीवर्ट, गॉर्डन चाइल्ड और मार्विन हैरिस को। सबके स्कूल्स आपको पता है, स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट जो नियो इवोल्यूशनिस्ट लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि नियो इवोल्यूशनिस्ट डिफर विद क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट इन फिक्स्ड स्टेजेस एंड सीक्वेंस। इन्होंने बोला कोई फिक्स नहीं होता भाई, जो तुमने ये 6-7 स्टेज बना दिए हैं ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, उन्होंने लेकिन एक्सेप्ट तो किया आइडिया ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को उन्होंने एक्सेप्ट करा है पूरी तरीके से, इसीलिए तो ये थ्योरी बनाई है। पर ये बिल्कुल मना करते हैं कि कोई फिक्स स्टेज नहीं है। ठीक है, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को एसोसिएट कर दे रहे हो एक स्टेज के साथ और फिर ये बोल रहे हो कि एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस है, एक यूनिलिनियर यूनिवर्सल सीक्वेंस है जो फॉलो करना है हर एक सोसाइटी को, ये मना कर दिया इन्होंने पूरी तरीके से। इन्होंने बोला कि हाँ आप सही कह रहे हैं, कल्चर इवॉल्व करते हैं पर ये सीक्वेंस नहीं है कोई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो देखो, बाईपासिंग ऑफ कल्चर्स और बाईपासिंग ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल स्टेजेस, इसको ये लोग वो करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर कल्चर्स हैं आज के हिसाब से, अगर मैं उस सोसाइटी को एक एक्स्ट्रा पुश दूं किसी भी फॉर्म में, एक एक्स्ट्रा पुश दूं किसी भी फॉर्म में, उस सोसाइटी में डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, याद रखना, सो कॉल्ड डेवलपमेंट लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पुश दूं, तो वो सोसाइटीज कई बार इन कल्चरल स्टेजेस को भी जो आप बोल रहे हैं वो बाईपास कर जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक बहुत ही सेवेजरी सोसाइटी है, मतलब वहां पे मतलब बस काट पीट के खा रहे लोग, अब वहां पे सरकार आ जाए और सरकार इंटरफेयर करके उन लोगों को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बना दे। ठीक है, उन लोगों को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड और सो कॉल्ड डेवलप्ड बना दे, सरकार अपनी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज लगा के उस सोसाइटीज में चेंजेस लेके आए, तो आप ये देख सकते हैं कि वो लोअर सेवेजरी या फिर मिडिल सेवेजरी की स्टेजेस पार करके अपर बार्बरिज्म या लोअर बार्बरिज्म में मिडिल बार्बरिज्म में घुस सकती हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे थे वो एक्स्ट्रा पुश अगर आप किसी सोसाइटी को देते हैं, एक्स्ट्रा पुश अगर किसी सोसाइटी को देते हैं तो कई बार कल्चर्स बाईपास हो जाते हैं। तो आप ये जो बोल रहे हैं ना फिक्स्ड स्टेजेस ऑफ सीक्वेंस, ये गलत है, ये बोल गए न्यू इवोल्यूशनिस्ट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। ऑल्दो दे एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, ये तो पता है। इन प्री हिस्ट्री वी हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जैसे आप प्री हिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैंने स्टार्ट तो कर दिया आर्कोलॉजी का। ठीक है, आर्कोलॉजी का जो मॉड्यूल है वो काफ़ी डाइवर्स है और मतलब वो एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें मुझे कम और आपको ज़्यादा काम करना है, और क्या काम करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है और काफ़ी स्कोरिंग भी है। ठीक है, वो करेंगे धीरे धीरे, पहले इस मॉड्यूल को खत्म करते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री में हमने ऑब्जर्व किया है काफ़ी सारे कल्चर्स जो हैं उन्होंने सक्सेसिव कल्चर्स को बाईपास किया है। ठीक है, सो हाउ दे कैन बी सो श्योर ऑफ फिक्स्ड स्टेजेस। जैसे कई कल्चर्स आप ऐसे देखेंगे जैसे पेलियो से मीजो, मीजो से नियोलिथिक की बात होती है डिफरेंट टाइमलाइंस में, तो कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो आर्कोलॉजी प्रूव करती है कि वो पेलियो से डायरेक्ट नियोलिथिक में मूव करे हैं। बाईपासिंग ऑफ कल्चर्स हैव टेकन प्लेस इन मैनी प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज। तो ये पॉइंट सपोर्ट देता है किसको? न्यू इवोल्यूशनिस्ट को, क्योंकि ये एविडेंस ले आए। आर्कोलॉजी का एविडेंस तो एक परफेक्ट एविडेंस है ना सोसाइटीज को, हिस्टोरिकल सोसाइटीज को लर्न करने के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आज के समाज का एग्जाम्पल है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के हिसाब से पंजाब एंड हरियाणा हैव डेवलप्ड मस्ट फास्टर एज कंपेयर टू बिहार एंड यूपी। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो सरकार का जो फोकस था एक पर्टिकुलर एरिया पे था। कौन सा एरिया था? पंजाब और हरियाणा वाला। तो जब उस सोसाइटी पे उन्होंने फोकस किया और अपनी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज और काफी ज्यादा बजटरी मेजर्स से वहां पे एग्रीकल्चर को ग्रो करवाया, तो एकदम से वहां पे डेवलपमेंट आया, सो कॉल्ड डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ उनकी मॉडर्न सोसाइटीज में। वहां पे लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ।
ठीक है, लोगों ने डाइवर्स कल्चरल टूल्स को लिया और उनको उन पे कंट्रोल किया। बात समझ में आ रहा है? वो मैं आगे बताऊंगा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। बस इतना समझो कि सरकार का इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज किस प्रकार से सोसाइटीज को उठा सकता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पुश तो दिया सोसाइटी ने पंजाब हरियाणा को, ठीक है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, वहां पे सोसाइटी में ज्यादा पैसा आया। ठीक है, उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। ठीक है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के वो टूल्स खरीदे और टूल्स खरीदे, ठीक है, जिससे वो अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम को कंट्रोल कर पाए और ज्यादा बड़े लेवल पे मैकेनाइज कर पाए और ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर पाए, जिससे उनके प्रॉफिट्स और इंक्रीज हुए, जिससे वो पैसा दोबारा उनके फील्ड में घुसा, दोबारा इन्वेस्टमेंट के रूप में घुसा। ठीक है, जिस तरीके से वहां पे एग्रीकल्चर ग्रो करा। अब सेम वही चीज मैं उठाता हूं बिहार और यूपी में, ईस्टर्न यूपी में। वहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ पूरे इंडिया में एज अ होल जब हो रहा था, मेजर फोकस तो हरियाणा और यही था ना, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब ही था। ठीक है, यहाँ पे इतना कम फोकस था, यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं था। कहाँ पे? बिहार और ईस्टर्न यूपी वाले इलाके में। ठीक है, तो वो उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाए। वहां प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी टू सम एक्सटेंट, पर उस लेवल की नहीं बढ़ पाई जिस लेवल की कहाँ बढ़ी, हमारी इस वाले इलाके में बढ़ी जहां ग्रीन रिवॉल्यूशन चला परफेक्ट फोकस के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, तो लोगों के पास कम पैसा आया, टेक्नोलॉजी के टूल्स कम आए, तो कई जगह पे 50% के आसपास आज भी वहां पे लोग जो हैं, किसान जो हैं, किससे खेती करते हैं? वो अपने प्लो से खेती करते हैं। ठीक है, वहां पे ट्रैक्टर्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी भी नहीं हो रहा है, तो वो सोसाइटीज उस हिसाब से उतनी डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, तो यही है, अगर आप किसी सोसाइटी को एक्स्ट्रा पुश देते हैं तो वो सोसाइटीज कई बार कल्चर्स को बाईपास कर जाती है। देखो, एग्रीकल्चर भी एक कल्चर है, उस एग्रीकल्चर एक बड़े कल्चर को देखें तो उसमें भी कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिससे किसान जो है उन टूल्स का इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि किसान सबसे पहले प्लो का इस्तेमाल करे बैल के साथ, हो सकता है उसके बाद ट्रैक्टर का इस्तेमाल करे, फिर और बड़ी मशीन, फिर और बड़ी मशीन। ठीक है, ये भी एक इवोल्यूशन है कल्चर्स का विद इन अ कल्चरल ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो किसानों के पास जब पैसा आया तो ये कल्चरल प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ और ये कल्चरल इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था। भले इन्वेंशन उनकी नहीं थी, पर वो मशीन्स पर कंट्रोल तो कर रहे थे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई उन्होंने। अब ये चीज जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सोसाइटीज में नहीं हुआ, ईस्टर्न यूपी की सोसाइटीज में नहीं हुआ। इतना समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे सरकार का एक्स्ट्रा पुश उतना नहीं था। ठीक है, तो वो इस प्रोसेस को बाईपास नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? जो काम वहां कर पाए, ठीक है, मतलब जो हमारा ये पंजाब ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला एरिया है, ठीक है, वहां पे उन्होंने कई कल्चर्स बाईपास कर दिए। वहां पे कई सारे कल्चर्स बाईपास हो गए, कम समय में ज्यादा पुश मिल गया। ठीक है, जिससे उनके जो कल्चर्स उनको गेन करने थे समय के साथ, अगर वो इंडिविजुअली काम करते, वो उन्होंने काफी सारे बाईपास कर दिए। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिहार सोसाइटी में वो अभी भी अपने जो इवोल्यूशन के ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनको बाईपास नहीं कर पाए। ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा। क्यों आएगा धीरे धीरे करके? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि बाईपासिंग ऑफ कल्चर्स कैसे होता है, कल्चरल मटेरियलिज्म कैसे होता है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बदलता है। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा दिमाग में रखना और जो मैंने लिखा है इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब एंड हरियाणा हैव डेवलप्ड मच फास्टर एज कंपेयर टू बिहार एंड यूपी। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पुश मिला। दिस कुड लीड टू बाईपासिंग ऑफ सेवरल स्टेजेस ऑफ कल्चर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये क्या, न्यू इवोल्यूशनिस्ट क्या बोलते हैं? दे एम्फसाइज ऑन शोइंग बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ये दिखाते थे कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में किस तरीके से डिफरेंट कल्चरल डेवलपमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर कल्चरल डेवलपमेंट डिफरेंट होंगे तो किस बात की आपकी यूनिलिनियल ग्रोथ ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट है? किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सोसाइटी के कल्चर्स जो हैं एक ही स्टेजेस से गुजरेंगे? सपोज करो कि डिफरेंट सोसाइटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रह रही हैं। ठीक है, जिस कल्चरल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म लाइन में, वो उस सोसाइटी का नीड ही ना हो। समझ में आ रहा है? जैसे अगर एक रेगिस्तान में कुछ लोग रह रहे हैं और एक पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, तो रेगिस्तान के जो कल्चर्स होंगे और उन पहाड़ी इलाकों के जो कल्चर्स होंगे, उनके इवोल्यूशनरी ट्रेंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो ये किस लेवल की आप बात कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म और फिक्स्ड और यूनिवर्सल रूल होना चाहिए कल्चरल डेवलपमेंट का? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिफरेंट जोग्राफीज और इवन डिफरेंट हिस्ट्रीज, ठीक है, से डिफरेंट कल्चर्स बनते हैं, ये बोल रहे थे। और लेकिन कल्चर्स इवॉल्व तो जरूर करते हैं, इसको तो वो सपोर्ट करते थे। कल्चर्स इवॉल्व करते हैं पर उनका मैकेनिज्म डिफर कर सकता है। कल्चर्स बाईपास भी करते हैं एक्स्ट्रा पुश देने से। समझ में आ रहा है?
तो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में डिफरेंट कल्चरल डेवलपमेंट हो सकती है, तो डिफरेंट कल्चरल स्टेजेस अपने हिसाब से ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, इसी को तो भाई आगे जाके बोला गया मल्टी लीनियर इवोल्यूशन। जिस कल्चर को आप यूनिलीनियर इवोल्यूशन के चश्मे से देख रहे थे, अब आपको इस कल्चर को देखना है मल्टी लीनियर इवोल्यूशन से। समझ में आ रहा है? चलो आगे बताएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, दे एम्फेसाइज ऑन मल्टी लीनियर इवोल्यूशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने एक सर्कल बनाया, एक डायग्राम बनाया, उसमें एक छोर पे सी दिखाया है, एक छोर पे मैंने हिल एंड फॉरेस्ट दिखाया है, और तीसरे छोर पे मैंने प्लेन दिखाया है। अब सी के अकॉर्डिंग कल्चर्स अलग बनेंगे। अब किस तरह का कल्चर, कोई कोस्टल इलाके पे रह रहा है तो उसके लिए बोट एक कल्चर है, ठीक है, उसके लिए फिशिंग एक कल्चर है, तो उसके कल्चर, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसकी इकोलॉजी के हिसाब से वो अपने कल्चरल टूल्स बनाएंगे अपनी बेसिक नीड्स को सर्व करने के लिए, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन इज टू सर्वाइव। जूलियन स्टुअर्ट का इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। समझ में आ रहा है? तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए कोई भी सोसाइटी किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी या किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है, अपने हिसाब से कल्चर्स बनाएगी। अब उस इकोलॉजी में, सी इकोलॉजी में या फिर कोस्टल रीजन वाले इलाके में डेजर्ट इकोलॉजी के टूल्स कोई क्यों बनाएगा? बात समझ में आ रही है? दूसरी साइड पे आओ, प्लेन इलाके में, प्लेन इलाके में अपने कल्चर्स बनेंगे, और हिल और फॉरेस्ट में देखो वहां अपने कल्चर्स बनेंगे। अब हिल और फॉरेस्ट में क्या होता है, नाइट्स बहुत कोल्डर होती हैं, ठीक है, नाइट्स आर कोल्डर हिल और फॉरेस्ट में उनकी इकोलॉजी के हिसाब से, तो उनको अपने कल्चरल नीड के हिसाब से टूल बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? जो बर्फ के घर होते हैं ना, अब उसका जो रिक्वायरमेंट है, या फिर बर्फ में रहने वाले लोग, उनके कपड़ों का जो नीड है, ठीक है, और डेजर्ट में रहने वाले लोग और उनके घर और उनके कपड़ों का नीड बहुत डिफर करेगा, उसी हिसाब से कल्चर बनते हैं। ठीक है, अब गोट, वो जो है ना शिप रियरिंग, वो पश्मीना वूल वगैरह, उस तरह की भेड़ बकरियां कहाँ पाली जाएंगी? पहाड़ों में पाली जाएंगी। ठीक है, अब उन सबको आप उठा के ले आओ यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब कपड़े बनाओ, ठीक है, ना तो ये इकोनॉमिकली वायबल होगा, ना तो ये मार्केट इकोनॉमी को सर्व करेगा, क्योंकि वहां की सोसाइटी के लिए वो चीज बेकार है। ठीक है, तो उस हिसाब के कल्चर डेवलप ही नहीं होंगे वहां पे। ठीक है, तो डिफरेंट ज्योग्राफी में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट कल्चर्स बनते हैं, ये बोल रहे हैं, और वो कल्चर्स इवॉल्व जरूर करते हैं। हर एक कल्चर के अंदर माइन्यूट कल्चर्स हैं, माइन्यूट टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के साथ इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल इन लोगों का सेम था, बस इनके बीच की लड़ाइयां क्या थी वो बाद में समराइज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ज्योग्राफीज या डिफरेंट एनवायरमेंट, जैसे लिखा हुआ है, लिविंग कंडीशंस एंड चैलेंजेस वेरी according to which inhabitants of that society develops their own cultural tools needed to get adapted to that environment. एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए उनके टूल्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, और वो टूल्स इवॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल जो है सबका सेम है, इवोल्यूशनिस्ट स्कूल का। इतना क्लियर हुआ? तो जो फिक्स स्टेजेस की बात कर रहे हो, क्या इन सोसाइटीज में लगा पाओगे? नहीं भाई, नहीं। डिफरेंट ज्योग्राफीज में डिफरेंट कल्चर्स बनते हैं, यही तो मल्टी लीनियर इवोल्यूशन है। इंडिया में इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी है, डाइवर्स एनवायरमेंट्स हैं, तो इंडिया में डाइवर्स सोसाइटीज होंगी। क्यों? क्योंकि डाइवर्स कल्चर्स बन रहे हैं। कल्चर्स ही तो आइडेंटिटी कार्ड है सोसाइटी का। आदमी तो सब सेम है, पर ज्योग्राफी अलग अलग होने की वजह से अलग अलग कल्चर्स बना देते हैं, तो वो कल्चर ही तो उन लोगों को जोड़ के रखेगा जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना क्लियर हुआ। इन अ पर्टिकुलर एरिया, according to which inhabitants of that society develop their own cultural tools needed to get adapted to that environment. इतना क्लियर हो गया। In a particular area, society, there can be diverse geographies to which people of that society have to develop diverse cultures. और इसी पूरे फिनोमिना को बोलते हैं मल्टी लीनियर इवोल्यूशन। अगर मल्टी लीनियर इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे, अब 10 या 15 नंबर का लिख लेंगे। ठीक है, मल्टी लीनियर इवोल्यूशन का जो परचश्मा है वो कौन देख रहा है? वो देख रहा है न्यू इवोल्यूशनिस्ट स्कूल। तो अगर मल्टी लीनियर इवोल्यूशन आया तो न्यू इवोल्यूशनिज्म नहीं डाला तो क्यों नंबर देगा सामने वाला? इसीलिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं थॉट में जो आपको रटनी चाहिए। ठीक है, एक समरी पेपर में बना लो, बस बहुत बेसिक चीजें हैं। स्टोरी लाइन दिमाग में होनी चाहिए, वो बेसिक चीजें रटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बस खेला है, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखिए। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट कल्चरल इवोल्यूशन इज नॉट डेफिनेट एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो नहीं मानते थे कि कल्चर जो है डेफिनेट है और कल्चर इरिवर्सिबल है। ठीक है, जैसे कि वो बोलते थे कि अगर आप एक स्टेज से गुजरेंगे तो आप बस आगे की दिशा में बढ़ेंगे, ठीक है, आप पीछे की दिशा में नहीं बढ़ेंगे। ये बोलते थे भाई अगर कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, किसी कल्चर में इवॉल्व हो रहा है, तो वो दोनों स्टेजेस में हो सकता है।
आप आगे भी बढ़ सकते हैं और सोसाइटीज अगर बहुत खतरनाक एनवायरमेंटल कंडीशंस से पीड़ित है तो वो पीछे भी जा सकती है। समझ में आ रहा है? ये आगे समझ में आएगा, ठीक है। और कोई डेफिनेटनेस नहीं होती, अगर वो पीछे जा रही है तो उसका भी कोई एक पैटर्न नहीं होगा। हो सकता है वो पीछे जाने में भी कई कल्चर्स को बाईपास कर दे, हो सकता है वो आगे बढ़ने में भी कई कल्चर्स को बाईपास कर दे, तो कोई डेफिनेटनेस नहीं है। क्यों डेफिनेटनेस नहीं है? क्यों कल्चर्स डेफिनेट नहीं बनते हैं सोसाइटीज में? क्योंकि हर एक सोसाइटी अलग ज्योग्राफी, अलग एनवायरनमेंट में होती है और उस इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के जरिए वो अपने कल्चर्स बनाती है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल लाइन ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होती। समझ में आया? और इट मस्ट बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब कल्चर्स का बनना प्रोबेबिलिटी पे भी मैटर करता है, ठीक है। कैसे? इफ इट वुड बी डेफिनेट, अगर वो डेफिनेट होता देन एग्जिस्टिंग सोसाइटी, हंटिंग सोसाइटीज कुड हैव बीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। देखियो, डेफिनेटनेस की बात करते हैं वो कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट वाले, जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट हैं, वो बोलते थे कि कल्चरल डेवलपमेंट डेफिनेट होता है। इसका ये मतलब है प्रोबेबिलिटी जीरो है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभावना है ना प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा है तो जो हंटिंग सोसाइटीज हैं वो आपको दिखनी चाहिए कि वो सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे आप बढ़ गए वैसे वो नहीं बढ़ रहे हैं, और वो जो कल्चर्स उन्होंने बनाए हैं उनके साथ वो खुश हैं, ठीक है। तो जैसे फंक्शनलिस्ट बोलते हैं ना कि अगर वो खुश हैं तो खुश रहने दो, उनको कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन मत दो। तो ये बोलते हैं कि अगर आप क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ये बोलते हैं, अच्छा समझ में आ रहा है ना, ये बोलते हैं कि अगर आप क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ये बोलते हैं कि हंटिंग सोसाइटीज जो हैं वो आगे जाके सिविलाइज्ड होंगी, तो वो आज क्यों नहीं हुई हैं, हमें क्यों नहीं दिखती, ठीक है। जो ग्रेट अंडमानीज हैं और जो अपने ये ओंगे हैं और ये सेंटिनलीज वाला जो केस हुआ था, ठीक है, सेंटिनलीज आइलैंड वाला केस हुआ था, वो हमें क्यों सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखती हैं। तो आपका ये कहना कि कल्चरल डेवलपमेंट डेफिनेट है, ये तो बहुत गलत है भाई। इसको जो है ना 5-6 पॉइंट्स में बहुत अच्छे से लिखा गया है, इसको एक बार पढ़ना, जो मैंने बोला है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। क्या क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट बताते हैं कि सोसाइटी में कल्चर्स कैसे इवॉल्व होते हैं? नहीं। क्या इन्होंने बताया? हाँ बताया। कैसे बताया? न्यू इवोल्यूशनिस्ट में जैसे स्पेशली जूलियन स्टीवर्ट हैं, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, ही टॉक्स अबाउट अडेप्टेशन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करते हैं एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। जो मैंने मल्टीलिनियर इवोल्यूशन बताया कि इकोलॉजी के हिसाब से सोसाइटीज जो है अडेप्ट करती हैं और फिर वो कल्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो उसको बताया था जूलियन स्टीवर्ट ने, ठीक है, जो मल्टीलिनियर इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये जूलियन स्टीवर्ट जो है केंद्र बिंदु में है, ठीक है। लोग गॉर्डन चाइल्ड को देखते हैं, नहीं, जूलियन स्टीवर्ट का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि जूलियन स्टीवर्ट जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी इस्तेमाल करेंगे, आर्कोलॉजी में भी इस्तेमाल करेंगे, अपना यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और कई जगह इस्तेमाल होगा, इवन रिलीजन में भी इस्तेमाल कर देंगे जूलियन स्टीवर्ट का, ठीक है। बस देखने का नजरिया मत होना चाहिए। देखो बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि जूलियन स्टीवर्ट का जो चश्मा है हम पेन के कैसे थ्योरीज में लगाएंगे, वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। और ये ऐसे डेवलप नहीं होगा, ये तब डेवलप होगा जब थॉट्स आपके रगों में बहेगा। थॉट्स आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आप जब किनशिप फैमिली को देखें तो जो मैं बोलूँ वो समझ में आना चाहिए। इसलिए तो नहीं पढ़ाया। आज आप कोचिंग इंडस्ट्री में चले जाइए, सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? फैमिली, मैरिज, किनशिप। अरे भाई आपने उनको बताया ही नहीं कि क्या कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे लगने हैं, थॉट आपने पढ़ाया ही नहीं, आप ये पढ़ाने लग गए हो। कई कोचिंग्स हैं कि भाई इंडियन एंथ्रो पढ़ा देते हैं पहले, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहली स्टार्टिंग होनी चाहिए थॉट से, क्योंकि थॉट आपको सोसाइटीज और कल्चर्स को देखने का नजरिया देगा। क्योंकि एक भावना जनरेट करनी जरूरी है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो किस तरीके से कल्चर्स को देखेंगे आगे। इतने ऐसे मैं आपको कल्चर्स बताऊंगा कि आप हंसेंगे, बट हाँ अगर मैं थॉट नहीं पढ़ाता तो बहुत ज़्यादा हंसते, लेकिन अगर मैं थॉट पढ़ा चुका हूँ तो आपकी हंसी रुक जाएगी, ठीक है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो टच इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, ऑलरेडी डिस्कस इन डिबेट ऑन कल्चर। जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है उसमें मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी मैंने खोली, सी, हिल, फॉरेस्ट, प्लेन, किस तरह से कल्चर डेवलप करते हैं कल्चरल अडेप्टेशन से, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन से, सॉरी, ठीक है। तो उसका पर्सपेक्टिव आपको यहाँ खोलना है, किस तरीके से कल्चर इवॉल्व करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कल्चर, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। जो किसने नहीं समझाया हमें? क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ने हमें नहीं समझाया। किसने समझा दिया? न्यू इवोल्यूशनिस्ट ने हमें समझा दिया। अब हम एंट्री कर रहे हैं लेस्ली ए वाइट में। देखो लेस्ली ए वाइट की किताब है साइंस ऑफ कल्चर, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि एक मॉड्यूल होगा जिसमें आपको सारे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे मैं किताबों के साथ उनके नाम लिखाऊंगा, अभी तुम रट लो।
द साइंस ऑफ कल्चर 1949 जो किताब लिखी है लेस्ली वाइट में, उसमें उन्होंने अपनी थ्योरी निकाली है जिसमें उन्होंने समझाया कि किस तरीके से कल्चर्स इवॉल्व करते हैं। थ्योरी ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। देखो लेस्ली वाइट एक कल्चरल मटेरियलिस्ट हैं, ठीक है। अब कल्चरल मटेरियलिस्ट जो थ्योरी है ना पूरी कल्चरल मटेरियलिज्म, ये बननी स्टार्ट हो गई थी लेस्ली वाइट के साथ, जिसको डिफाइन किया और जिसको एक्सप्लेन किया, जिसके सारे परखच्चे खोले किसने, जूलियन स्टीवर्ट ने, और बाद में उसको एक रिफाइनिंग टच दिया है मार्विन हैरिस ने। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में, वो मैं बताऊंगा एंड में। छोटा सा डायग्राम है जिससे तीनों की थ्योरीज आपको आधे पन्ने में तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो लेस्ली वाइट ने किताब लिखी अपनी द साइंस ऑफ कल्चर, जहां पे उन्होंने प्रोपोन्ड किया कि किस तरीके से कल्चर इवॉल्व करते हैं। ये एक कल्चरल मटेरियलिस्ट हैं। कल्चरल मटेरियलिस्ट क्या होता है कि मटेरियल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, किसी चीज को, किसी कल्चर को मटेरियल वैल्यू दे देना, ठीक है, उसको बोलते हैं कल्चरल मटेरियलिस्ट। मतलब सोसाइटी में इंपॉर्टेंस जनरेट कर देना किसी कल्चर को। कई बार वो कल्चर सोसाइटी में मोनेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप मॉनेटरी वैल्यू के साथ उस कल्चर को जोड़ देते हैं। अगर मैं बोलूं आज समाज में कार एक नीड है, अगर मैं बोलूं आज समाज में कार एक बेसिक नीड है, तो हाँ वो बेसिक नीड है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज समाज में लैम्बोर्गिनी एक बेसिक नीड है, नहीं, वो बेसिक नीड नहीं है। लैम्बोर्गिनी भी कार है और मारुति 800 भी कार है। अगर समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए कार एक नीड है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन इज टू सर्वाइव, तब तक तो वो कल्चर है। लेकिन अगर उसमें मैं उसकी टेक्नोलॉजिक अपग्रेडेशन जो भी करना है, उस बेसिक नीड से उठ के कुछ एक्स्ट्रा जोड़ूं टेक्नोलॉजिकल टूल्स के जरिए, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ, ठीक है, तब वो क्या है, कल्चरल मटेरियलिज्म। बेसिक नीड्स अगर आप ऊपर उठते हैं किसी चीज को इंप्रूव करने की दिशा में, इंप्रूव मतलब सब आपके दिमाग में है इंप्रूव करना, ठीक है, तब वो क्या है, वो कल्चरल मटेरियलिज्म है। आप क्या कर रहे हैं, उस कल्चरल वैल्यू को आप एक मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे जा रहे हैं, जिसको समाज आगे जाके मोनेटाइज भी करता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, आगे सब क्लियर होगा, डोंट वरी। जितना लिखना हो उतना पढ़ते जाओ और इंटरप्रिटेशंस को गेन करते जाओ, ठीक है। ही वॉज अ कल्चरल मटेरियलिस्ट गिविंग डिसिसिव इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजी इन कल्चरल इवोल्यूशन। अब कल्चरल इवोल्यूशन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का एंगल इन्होंने खींचा है, लेस्ली वाइट ने ये दिखाने की कोशिश होगी। किस तरीके से वो ये समझाएंगे कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करके अपने कल्चर्स को डाइवर्स करती हैं सोसाइटीज, और जिस तरीके से कल्चर्स डाइवर्स होंगे एनर्जी को कैप्चर करते हुए, उस तरीके से इंसान की जिंदगी उस सोसाइटी में आसान हो जाएगी। आज जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। अब इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने हमारी जिंदगी को आसान किया है ना, ठीक है। आज अगर क्लासेस, कोचिंग क्लासेस नहीं खुली हुई हैं, तो आज हम पढ़ पा रहे हैं, नॉलेज का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो आपकी जो नीड है वो खत्म हो जाती। देखो आपकी नीड है ना पढ़ाई करना, बेसिक नीड है आपकी पढ़ाई करना, यू हैव अ बेसिक नीड। क्या आपकी बेसिक नीड अभी सर्व हो रही थी, आपको क्लासेस मिल पा रही थी? नहीं। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है इस बेसिक नीड का, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन इस बेसिक नीड का है ना। तो इंसान जो है इस बेसिक नीड को पूरी करने के लिए टेक्नोलॉजी के टूल्स के जरिए कल्चर्स बनाएगा, और उसने बना दिया ये कल्चर, ठीक है। इस कल्चर के जरिए ही तो हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को। अगर आईटी का कल्चर डेवलप नहीं होता, ठीक है, तो हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर पाते? नहीं कर पाते। ये डेवलप हुआ है ना, और आज ये टूल जो है इंटरनेट बेसिक नीड बन गया सोसाइटीज की, या आज ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये बेसिक नीड्स बन गई सोसाइटी की, ठीक है। यही है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्लियर हो रहा है? जिसको अगर मेटेरियलिस्टिक व्यू देंगे, ठीक है, जिसको एक मेटेरियलिस्टिक व्यू देंगे, कल्चरल मेटेरियलिज्म होगा वो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो लेस्ली वाइट ने साइंस ऑफ कल्चर लिखी है 1949 में, और ये एक कल्चरल मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कल्चरल इवोल्यूशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है, ठीक है। अब इन्होंने आगे ही डिफर्ड फ्रॉम क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट मेनली इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। इन्होंने बोला था कल्चर जो है एनर्जी कैप्चरिंग सिस्टम है, जो आगे ब्रैकेट में बना रखा है, ध्यान सुनो, कल्चर एक एनर्जी कैप्चरिंग सिस्टम है। देखो लेस्ली वाइट, उनके नीचे 3-4 पॉइंट्स जो आपको शॉर्ट नोट्स में बनाने होंगे, उसमें एक लाइन ये भी लिखनी है, कल्चर एक एनर्जी कैप्चरिंग सिस्टम है। क्योंकि ये तो लिखना ही लिखना है, कुछ चीजें आंसर में लिखनी जरूरी हैं, मानो या ना मानो, रट्टा मारना ही होगा, ठीक है। नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे यार, ठीक है। लेस्ली वाइट आएगा तो लिखना ही पड़ेगा, तो एनर्जी कैप्चरिंग सिस्टम डालना ही पड़ेगा,
टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर डालना ही पड़ेगा, अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म डालना ही पड़ेगा। ये 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही बता दूंगा, वही खत्म हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। विद द इन्वेंशन ऑफ प्लो मैन बिगिंस टू कैप्चर मसल पावर। समझ में आ रहा है? देखो प्लो क्या है, पहले इंसान जो है अपने हाथों से या पत्थरों से प्लो करता था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने लकड़ी का प्लो बनाया, ठीक है, फिर वो प्लो कर रहा है, लेकिन तब भी उसकी जान लग रही है ना, एनर्जी लग रही है। सबसे पहले अगर वो पत्थर से कर रहा है तो उसकी ज्यादा एनर्जी लग रही है, खूब ज्यादा एनर्जी लग रही है, मैक्सिमम एनर्जी लग रही है। फिर उसने लकड़ी का प्लो बनाया तो एनर्जी हल्की से कम हो गई क्योंकि टूल बड़ा हो गया। फिर उसने वो टूल जो है उसके नीचे लोहे का आंच लगा दिया, फिर उसने जब वो खींचा तो उसकी और कम एनर्जी लग रही है। तो देखो जो वो टूल है वो इनोवेट होता जा रहा है और इंसान की एनर्जी कम होती जा रही है। तो इंसान ये सोचता है कि उसकी एनर्जी जो है उस टूल में कैप्चर होती जा रही है। तो जिस हिसाब से वो एनर्जी कम होती जा रही है उस टूल का इंपॉर्टेंस उस इंसान के लिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वही तो कल्चरल इवोल्यूशन है जो ये दिखा रहे हैं। और ये जो इनोवेशन हो रहा है ना, लकड़ी ये लगाना, नीचे लोहे का खाल लगा देना, बाल लगा देना, ठीक है, उसके बाद ट्रैक्टर बना देना, ट्रैक्टर वाली वो लाना, उसके बाद और बड़ी मशीन बनाना, ये सब क्या है? ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है कल्चरल टूल के इनोवेशन इंप्रूवमेंट के लिए और इवोल्यूशन के लिए, टूल के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, या फिर कल्चर के इवोल्यूशन के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कल्चर के इवोल्यूशन के लिए। ये जो इवोल्यूशन है ना, यही टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी ये मत समझना स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी नहीं, अपने दिमाग से किसी पर्टिकुलर कल्चर में किया गया इंप्रूवमेंट ही टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है। इतना समझ में आया? ठीक है, जैसे जैसे टूल या फिर कल्चर इवॉल्व करेंगे, लोगों के द्वारा इन्वेस्ट की गई या फिर इन्वेस्ट की गई एनर्जी कम होगी, तो इंसान ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंट्रोल कर पाएगा और इस फॉर्म में एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा। यही तो है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बोलते हैं कल्चर इज टेक्नोलॉजी और टूल्स। इसको भी ब्रैकेट मार लो क्योंकि ये भी डालना जरूरी है। कल्चर इज टेक्नोलॉजी और टूल्स। ठीक है, ही सेज दैट कल्चर इवॉल्व्स एज अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड पर कैपिटा पर ईयर इंक्रीजेस। देखो दो इन्होंने फॉर्मूले दिए, एनर्जी वैसे दिए तो बहुत सारे हैं पर मैं आपको 2-3 ही याद कराऊंगा क्योंकि यही लिखना है, बाकी सब बकवास है। लिखना चाहते हैं हम जोड़िए, इतना तो लिख के आइए। कल्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी अपॉन पर कैपिटा पर ईयर। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन एन इंटू टी। यहाँ पे सी क्या है? सी इज कल्चर, ठीक है, और ई क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी, टी क्या है? टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल टूल। बहुत अच्छे से मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में रखा है इसे। ठीक है, तो देखो एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, उसमें एक पर्टिकुलर कल्चर डेवलप करेगा, तो उस कल्चर को डेवलप करने के लिए समाज के सारे लोग एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, तो वो सारे लोग जो जितनी एनर्जी लगाएंगे वो टोटल ई एनर्जी है। तो अगर समाज में एन लोग हैं तो ई अपॉन एन पर कैपिटा एनर्जी हो गया। ठीक है, और वो 10 सालों तक एनर्जी लगा रहे हैं उस कल्चर को बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय टी कर दीजिए नीचे। ठीक है, तो C जो कल्चर बनेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E अपॉन N इंटू टी, वेयर E इज टोटल एनर्जी इन्वेस्टेड इन अ सोसाइटी बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और नंबर ऑफ मेंबर्स इज N एंड T इज द टाइम टेकन टू इवॉल्व अ पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है, तो E अपॉन N इंटू टी जितना बड़ा नंबर होगा या फिर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही बढ़िया और उतना ही कल्चर इवॉल्व होगा। ठीक है, जैसे जैसे E अपॉन N इंटू टी की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कल्चरल इवोल्यूशन और कल्चरल इंप्रूवमेंट होता जाएगा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जरिए। अब ये कल्चरल इंप्रूवमेंट क्या है? वही पत्थर से लकड़ी, लकड़ी से लगाया हुआ जो लोहे का प्लो है, यही तो प्लो इंप्रूव, फिर ट्रैक्टर, यही तो इंप्रूव होता जाएगा, ट्रैक्टर वगैरह। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले सोसाइटी अपने कल्चर्स खुद बनाती थी। ठीक है, और बहुत ही हार्डली ऐसा होता था कि सोसाइटी जो बाहर से कुछ टेक्नोलॉजी खरीद के लेके आ रही है। अब क्या हो गया है? सब मोनेटाइज इकोनॉमी हो गई है, तो सारा डिफ्यूजनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। डिफ्यूजनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि कल्चर्स डिफ्यूज कर रहे हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, अब जैसे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन हमने बनाया थोड़ी है भाई, हम कहीं से सेमीकंडक्टर लाए, कहीं से स्क्रीन लाए, सबको जोड़ डाल के थोड़ी बनाया है, वायर्स लाए हैं, अलग प्लेट लाए हैं, समझ में आ रहा है? वो हमने खरीदा है, सिंपल 20,000-25,000 दिए, सामने वाले ने हमें फोन दिया। अब वो फोन कहाँ बना, किसने बनाया, किसने सोचा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, किसका आईपी, किसका आईपीआर, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो कल्चर जो है अब डिफ्यूज ज्यादा हो रहे हैं सोसाइटीज में, जैसे जैसे हम लोग मोनेटाइज होते जा रहे हैं, ये हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बस अभी इतना समझो कि पहले जो था, पहले जो सोसाइटीज में कल्चर्स बनते थे उसमें कॉन्सेप्ट ये था, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन एन टी। इतना क्लियर हुआ? एक और इन्होंने बात बोली, इन्होंने बोली कि
कल्चरल डेवलपमेंट या फिर कल्चरल का इवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी ऑफ मीन्स ऑफ पुटिंग एनर्जी टू वर्क। ठीक है, जितना ज्यादा आप एनर्जी को लगाने के लिए एफिशिएंट होंगे, जितना ज्यादा आप एनर्जी को लगाने के लिए एफिशिएंट होंगे किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, उतना ही तेजी से आपके कल्चर्स डेवलप करेंगे। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मीन्स ऑफ पुटिंग एनर्जी टू वर्क। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इतना क्लियर हुआ? हमेशा याद रखना कि जो एफिशिएंसी है, ठीक है, जैसे जैसे लाइन ऑफ डेवलपमेंट कल्चर का होता जाएगा, कल्चर जिस तरीके से इवॉल्व करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। अब जैसे मैं ट्रैक्टर की बात करूं और सिंपल जो लकड़ी का प्लो है, मुझे बताओ कि किसके पास ज्यादा एफिशिएंसी है? ऑब्वियसली ट्रैक्टर के पास ज्यादा एफिशिएंसी है, प्लो के पास कम एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर ने ज्यादा मसल पावर को कैप्चर कर रखा है, ज्यादा एनर्जी हार्नेस कर रखी है, और ट्रैक्टर के जरिए ही तो इंसान जो है ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा है एग्रीकल्चरल लैंड को या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। ठीक है, यही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? कल्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी पर कैपिटा पर टाइम, फॉर्मूला देखो, और कल्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ पुटिंग एनर्जी एट वर्क। ठीक है, एक और फॉर्मूला आया, फॉर्मूला ये था कि P इज इक्वल टू ई इंटू टी, जहां पे P है कल्चरल प्रोडक्ट, जो फाइनल जो कल्चर बनता है वो क्या है? एनर्जी पुट टू वर्क इनटू टूल और टेक्नोलॉजी। ठीक है, एनर्जी पुट टू वर्क इनटू टूल और टेक्नोलॉजी का टाइम है ना। क्लियर हुआ? अगर आप एनर्जी पुट टू वर्क की मल्टीप्लाई उस टूल की एफिशिएंसी से करेंगे तो आपके पास जो चीज निकलेगी वो कल्चरल प्रोडक्ट होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नीचे जो लिखा है वो बकवास है, उसको मत करना, क्योंकि ये एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था। ठीक है, मैंने वहां से निकाला था इसे। ठीक है, एक छोटी सी इक्वेशन है, वो आधे पेज की, वो मत याद करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लो से ट्रैक्टर आपका कन्वर्ट हुआ है, आपका जो टूल है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? पहले प्लो था, फिर ट्रैक्टर हुआ, टेक्नोलॉजी ने इस्तेमाल यूज किया। टेक्नोलॉजी कौन सा? आपके दिमाग के जरिए अपने टूल को इवॉल्व कराया है। दिस लेड सोसाइटी टू हार्नेस मोर एनर्जी, अब सोसाइटी ज्यादा एनर्जी हार्नेस कर रही है। एज अ रिजल्ट कल्चरल इवोल्यूशन अकर्ड। इसका क्या मतलब है? कल्चरल इवोल्यूशन होगा, विच फर्दर इग्नाइटेड कल्चरल इनोवेशंस एसोसिएटेड विद फ्लोइंग ऑफ फील्ड एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, प्लो से ट्रैक्टर बना, ट्रैक्टर से आगे कुछ मैकेनाइज्ड चीज बनी, उसके बाद और कुछ बनी। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। इसके जरिए, इस प्रोसेस में जब अब हैं तो इसके जरिए क्या हो रहा है? कल्चरल इनोवेशंस बढ़ रही हैं, और फाइनली जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ रही है। देखो, टेक्नोलॉजी के जरिए ही तो आप ह्यूमन जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हार्नेस कर पा रहा है और अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा है, उसके जरिए अपने कल्चरल टूल्स बना रहा है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो प्लो हो, कुछ भी हो। पर ये कल्चर जो है ना एग्रीकल्चर, उसके अंदर जो टूल्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से प्रभावित है और किस तरीके से दर्शाया जा रहा है, वो लेस्ली वाइट ने टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यूज किया कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में इंसान अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपने दिमाग से उस कल्चरल इवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है और अपने सोसाइटी में उन टूल्स को बनाता है जिससे उसकी और उसके समाज के लोगों की जिंदगी आसान हो। ठीक है, जैसे प्लो से ट्रैक्टर बना, ट्रैक्टर से मैकेनाइज्ड बॉडी बनी, उसके बाद कुछ और बना। ठीक है, या फिर आगे कुछ और बनेगा, हमें नहीं पता, वो सोसाइटी बनाएगी। ठीक है, आजकल तो मोनेटाइज हो गया, वो बात अलग बात है, लेकिन अगर सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करता हूं तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जुड़े हुए हर एक किसान के लिए एक कल्चरल इनोवेशन की आवश्यकता है, जिस हिसाब से उनकी जीवन आसान हो, उनकी जिंदगी आसान हो, और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल होता है। जिंदगी को आसान बनाना ही टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, एंड बेसिक क्वेश्चन इज टू सर्वाइव ही इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इसको समझ लेना भाई, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ता हूं इस लाइन को। दिस लेड, प्लो से ट्रैक्टर में, दिस लेड सोसाइटी टू हार्नेस मोर एनर्जी, एज अ रिजल्ट कल्चरल इवोल्यूशन अकर्ड विच फर्दर इग्नाइटेड कल्चरल इनोवेशंस एसोसिएटेड विद फ्लोइंग ऑफ फील्ड एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे फाइनली प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ती है। अब लेस्ली वाइट ने प्रपोज किया, जो सोशियो कल्चरल सिस्टम है किसी भी सोसाइटी का, सोशियो कल्चरल सिस्टम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स जोड़े। देखो, इनका जो है TSI का पार्ट है, आंसर है को तो लिखना है, 4-5 चीजें आपको डालनी, उसमें से एक ये भी है TSI।
जिसमें उन्होंने बोला सोशियो कल्चर सिस्टम में सबसे बड़ा पोर्शन होता है टेक्नो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, टेक्नो इकोनॉमिक, दूसरा होता है सोशल, तीसरा होता है आइडियोलॉजिकल। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो टेक्नो इकोनॉमिक है ना, जो टेक्नोलॉजी है वो सोशल और आइडियोलॉजिकल को अफेक्ट करती है, इंपैक्ट करती है। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के जरिए आप टूल्स को इनोवेट करेंगे उस हिसाब से आपका समाज का सोशल स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ रिलेशंस और आइडियोलॉजिकल, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये सब प्रभावित होगा। समझ में आ रहा है? ये बेसिक सोसाइटी की बात हो रही है। तो अब आगे देखिए, सोशियो कल्चर सिस्टम जो है इजिकल टू टीएसआई मैंने बनाया है, लेस्ली वाइट का एक सर्कल बनाया है। इसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है टेक्नो इकोनॉमिक का है, दूसरे कंपोनेंट्स कौन सा है? सोशल और आइडियोलॉजिकल। जो टेक्नो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ना, इट डिटरमाइंस द सोशियो एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कैसे? मैंने बोला ना, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नो इकोनॉमिक है, ये दोनों अफेक्ट करता है। ठीक है, सोशल पार्ट और आइडियोलॉजिकल पार्ट, जैसे किनशिप, फैमिली, मैरिज, और आइडियोलॉजी, रिलीजन, स्पिरिचुअल। देखो अब मैं बेसिकली बता रहा हूं, जो जितना ज्यादा अमीर होगा आज के समाज में उसके पास उतना ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल टूल्स होंगे, बड़ी गाड़ी, सब कुछ बड़ा बड़ा। ठीक है, मतलब बड़ी पहचान, सब कुछ बड़ा बड़ा, खूब पैसा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल है पूरी तरीके से, जो चाहे वो खरीद सकता है। अब उस इंसान की जिंदगी बहुत आसान है। ठीक है, तो उसके आजू बाजू के जो लोग होंगे ना, वो उस इंसान से जुड़ना चाहेंगे अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो सब चीजें नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो इस चक्कर में सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, और जब समाज के लोगों के पास काफी सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें आ जाती हैं या फिर काफी सारी चीजें होती हैं, टेक्नो इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी का कंट्रोल होता है, तो उस समाज में आइडियोलॉजिकली, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी पे एक चोट पड़ती है। देखो, इंसान की जिंदगी जितनी आसान होगी उतना ही कम वो भगवान को याद करेगा। जितना ही ज्यादा सोसाइटी में टेक्नो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होगा उतना ही कम वो सोसाइटी भगवान को याद करेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी उतनी आसान है। ठीक है, इसीलिए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी उतनी वीक पड़ती चली जाती है। तो इसीलिए कहते हैं टेक्नो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आइडियोलॉजिकली चोट पहुंचती है। समझ में आ रहा है? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन पे चोट पहुंचती है। तो जो बात लेस्ली वाइट ने तब बोली, ये आज भी कितनी सही है समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेस्ली वाइट ने क्या बोला? टेक्नो इकोनॉमिक जो है ये अफेक्ट करता है सोशल पार्ट और सोशल स्ट्रक्चर को और आइडियोलॉजी को। ठीक है, बिकॉज ऑफ गिविंग डिसीसिव इंपॉर्टेंस टू टेक्नो इकोनॉमिक फैक्टर। देखो, जो टेक्नो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, जो कल्चर है उसको एक मेटीरियलिस्टिक वैल्यू दे जाएगा। अब कल्चर अगर मटेरियल समझेंगे तभी तो समाज का सोशल स्ट्रक्चर वाला लोग प्रभावित होगा ना, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास जिसके पास कंट्रोल होगा उस चीज का, तभी तो समाज के लोग अपनी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे उस बंदे के साथ। तो यही है, बिकॉज ऑफ गिविंग डिसीसिव इंपॉर्टेंस टू टेक्नो इकोनॉमिक फैक्टर, लेस्ली वाइट की जो अप्रोच है इसको बोलते हैं कल्चरल मेटीरियलिस्ट अप्रोच। ठीक है, समाज के कल्चर को मेटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे जाना, जिससे समाज का सोशल स्ट्रक्चर और समाज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में फर्क पड़ जाना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। इन सेवेजरी स्टेज की बात है, जो मैन है, मैन ने हार्नेस की मसल पावर थ्रू बो एंड एरो। अब बताओ बो एंड एरो कब आया था? याद करो, क्या बोला था? अपर सेवेजरी। ठीक है, तो हंटिंग है, तो बो एंड एरो के जरिए इंसान ने अपनी मसल पावर को हार्नेस किया है सेवेजरी स्टेज में। पहले क्या करता था? पहले बड़ा सा पत्थर लेके फेंकता था और उस पत्थर में कई बार वो दब के खुद ही मर जाता था। ठीक है, जो मैंने समझाया था ना आपको, अपर पैलियोलिथिक कल्चर में बताया था ना, एक बड़ा सा पत्थर कैसे तोड़ते थे, चॉपर, चॉपिंग, याद है? ठीक है, अब वो जो पत्थर है उसके साथ वो खुद गिर जाता था कई बार। ठीक है, तो मर जाता था। तो धीरे धीरे करके उसने इन चीजों को बनाने की कोशिश करी, बो एंड एरो डेवलप हुआ। जब इन जानवर छोटे हुए और तेज भागने वाले हुए, एनवायरमेंट बदल रहा था, याद आया? तो बो एंड एरो से क्या हुआ, उसने आसानी से जानवरों को मारना स्टार्ट किया। तो उसके इस इनोवेशन के जरिए उसने किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल किया अपने सर्वाइवल के लिए। देखो, बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज टू सर्वाइव, तो ये सोशल पर्सपेक्टिव है। पहले आप तीर बनाएंगे, मारेंगे, ठीक है, जो मार के आपने खाया वो आपने अपने जीवन के लिए खाया, लेकिन आप धीरे धीरे करके उन टूल्स को इंप्रूव करेंगे। वही टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है। क्यों? आप अपने तीर को पैना बनाएंगे ना, आप ये सोचेंगे पहले अगर मैं 10 तीर मारता था, एक मरता था, अगर मैं आज एक तीर मारूं कम से कम एक जानवर मरना चाहिए। अपने टूल की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, अपने एनर्जी हार्नेसिंग सिस्टम को बढ़ाएंगे, ताकि ह्यूमन की एनर्जी कम से कम लगे और सारी एनर्जी टूल के अंदर कंसंट्रेट हो जाए।
समझ में आ रहा है? जो पहले आप देखते थे ना कि महाभारत रामायण में आपका टूल में से कुछ कुछ चीजें निकल रही हैं, वो सब मैं ऐसे ही देखता हूँ कि मतलब वो जो है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आप अपने टूल को ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं कि सामने वाला मर ही जाए। देखते थे ना पहले सांप निकल के आ रहा है, ठीक है, तो कुछ वो चक्री चलती हुई आ रही है, ठीक है, सिंपल तीर तो नहीं है ना वो, सिंपल तीर से शायद वो ना मरे, इसलिए आप खतरनाक खतरनाक चीजें निकाल रहे हैं अपने धनुष बाण से, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप जोड़ेंगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, समय के साथ डेवलप होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। When man first began to harness energy in terms of domestication of plants and animal, अब बताओ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कौन सी स्टेज बताई थी इन्होंने बोली थी मिडिल सैवेजरी, मिडिल बार्बरिज्म, सॉरी, है ना। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, सॉरी, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट बोल दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। चलो, मैन की जो लाइफ है वो चेंज हुई। पहले क्या था, सेवेजरी स्टेज में तो ना, आप याद रखना कि सेवेजरी स्टेज में मैन जो है फूड कलेक्टर है, बार्बरिज्म स्टेज में जो मैन है वो फूड प्रोड्यूसर है। अब देखो मैं ये टर्म्स याद कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, सेवेजरी, बार्बरिज्म, अपर, मिडिल, इसका ये मत समझना कि जो न्यू इवोल्यूशनिस्ट है वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी थ्योरी को, बस ये बोल रहे हैं कि कल्चर्स इवॉल्व करते हैं, स्टेजेस हो सकते हैं ये हो, पर इनका जो आप बोल रहे हो ना कि एक ही यूनिफॉर्म होंगी, यही होंगी और इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो वो गलत है। न्यू इवोल्यूशनिस्ट ये बोलते थे, जो कल्चर्स आपने एसोसिएट करते हैं, कई बार ये न्यू इवोल्यूशनिस्ट ने ऐसा दिखाया है कि वो इन सब चीजों को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर ये यूनिलीनियल और ये यूनिफॉर्म और ये यूनिवर्सल चीजों के अपोजिट में थे, डेफिनेट, इरिवर्सिबल, इन सब चीजों के अपोजिट है। 4-5 वर्ड हैं जिनके अगेंस्ट थे। जो बेसिक प्रिंसिपल था ये सेवेजरी, उनके कल्चरल टूल्स वगैरह, इनसे ये सपोर्ट करते थे, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं, वरना मैं यूज नहीं करता, ठीक है। चलो, तो मैन की जो जिंदगी है वो चेंज हुई, फूड कलेक्टर जो सेवेजरी वाली है उससे फूड प्रोड्यूसर बार्बरिज्म वाली, एंड एज अ रिजल्ट नियोलिथिक कल्चर इवॉल्व करता है। कैसे, समझ में ना, फूड कलेक्टर से फूड प्रोड्यूसर वो बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक नया कल्चर बन रहा है, नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा मैं आपको गॉर्डन वी चाइल्ड का, ठीक है, यही एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, ठीक है। समय के साथ साथ जो वो अपना कल्चर चेंज किए हैं, किसी टूल्स के जरिए चेंज करे होंगे, और बेसिक क्वेश्चन बिफोर देम वाज टू सर्वाइव। बाद में उन्होंने अपने कल्चर्स को इंप्रूव करा है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जरिए, ज्यादा एनर्जी कैप्चर करने के लिए, ठीक है। ये सब क्या दर्शाता है, ये सब हमें टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर दर्शाता है, जिसके जरिए क्या होगा, सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आएंगे या फिर चेंजेस आएंगे। यही है पूरा हमारे लेस्ली ए वाइट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट मेजर स्टेप इन कल्चरल इवोल्यूशन इज बिगन विथ हार्नेसिंग ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है। देखो समय के साथ साथ बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की जो रेस हुई, उसके बाद जो आया हमारा स्टीम इंजन वाला, जो बड़ी जो इन्वेंशन हुई है। ये इन्वेंशन क्या है, ये कल्चरल इन्वेंशन है जो कल्चरल इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही हैं। दीज कल्चरल इन्वेंशंस आर सपोर्टिंग कल्चरल इवोल्यूशन, ठीक है, जिससे आगे जाके इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, स्टीम इंजन से। फिर क्या हुआ, फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब आया, उसके बाद उन्होंने अपना इन्वेंशन किया। देखो किसी भी कल्चर में, किसी भी कल्चरल इनोवेशन में जो कल्चर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, उनके वेरिएंट्स इतने सारे होते हैं जो डिफरेंट कल्चर्स बना जाते हैं। पहले सपोज करो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो एग्रीकल्चर ने कुछ मूलभूत चीजें उगाई होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके डाइवर्स चीजें उगी ना, डाइवर्स टूल्स का इस्तेमाल हुआ ना, आपने उस कल्चर को ज्यादा एफिशिएंट बनाया, समझ में आया ना। और उसको एफिशिएंट क्यों बनाया, क्योंकि वही तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है, इंसान की जिंदगी को आसान बनाया, ठीक है। पहले आपने उस कल्चर को इनोवेट किया क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज टू सर्वाइव, उसके बाद आपने उस कल्चर को इनोवेट किया, समझ में आया। उस कल्चर को इनोवेट करने के दौरान ही तो कल्चर इवॉल्व किया, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। उसके बाद आपने दिखाया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ है, स्टीम इंजन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में केवल स्टीम इंजन थोड़ी है, उस स्टीम इंजन के जरिए काफी सारे वेरिएंट इंडस्ट्रीज बनी, उन इंडस्ट्रीज ने इनोवेशन करके अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट बनाया, जिससे ज्यादा वो प्रॉफिट्स कमा पाए। कैपिटलिज्म की बात है पूरी, यही तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बल्ब का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। आपने पहले एक कल्चर बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई, इलेक्ट्रिक बल्ब बनवाए। पहले वो 100 वाट के मोटे वाले बल्ब होते थे ना, आप आज CFL इस्तेमाल करते हैं, है तो वो भी बल्ब ये भी बल्ब, पर एफिशिएंट कौन है, वो है ना। पहले आपकी जेब से 100 रुपए जा रहा है, ठीक है, उसी बल्ब के लिए, तो आज 10 रुपए जा रहा है।
इंसान की जिंदगी आसान कैसे बनी? उसकी जेब का खर्च कम हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही चीजें हैं। आप न्यूक्लियर पावर से आप एनर्जी बना रहे हैं, ये सब क्या है? ये कल्चरल एवोल्यूशन है, और ये इनके जो वेरिएंट्स हैं ये कल्चरल इनोवेशन के जरिए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होंगी उतनी ज्यादा कल्चरल प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, और उतना ज्यादा कल्चर जो है किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आएगा, कल्चरल इनोवेशन पर्टिकुलर सोसाइटी में आएंगी। अब रिसेंट ईयर्स की बात करूं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसने क्या किया? इसने कल्चरल इवोल्यूशंस को बल दिया। जैसे इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिससे क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस बड़े हुए, पैदा हुए। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस सोसाइटी में पेनिट्रेट किए, जिससे कल्चरल इनोवेशंस अलग अलग हुए। ऐप बना, प्ले स्टोर बना, ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। बेसिक क्वेश्चन क्या था? बात करना फोन पे। स्मार्टफोन बन गए ना आज। अब स्मार्टफोन के आगे आप सुपर स्मार्टफोन बनाते जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो कल्चरल इनोवेशंस जो है ये बल देती है कल्चरल इवोल्यूशन को। कभी भी कोई भी कल्चर डेवलप हो सकता है। 20 साल पहले आप मोबाइल फोन के बारे में सोच सकते थे? समझ में आ रहा है? 10 साल पहले आप इस तरह का फोन आज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा सोच सकते थे? नहीं ना। यही सब तो कल्चरल इनोवेशंस हैं। सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स है ना, उसी को पकड़ते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और यही कल्चरल इनोवेशंस कर जाते हैं, और इसके जरिए सोसाइटीज के कल्चर्स बदलते हैं। समझ में आ रहा है? यही सब टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, द मोर एडवांसमेंट इन आईटी द बेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स अमंग द नेशंस। अब एक कल्चर आपने देखा होगा, ये ई कॉमर्स वाला कल्चर है, यही तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। जो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जरिए आपने कल्चर बना दिया, उसका इनोवेशन क्या है? उसका इनोवेशन ही तो ये है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी खड़ी कर दी, और इस लेवल पे खड़ी होती जा रही है कि आज सोसाइटीज इन पर डिपेंडेंट होती जा रही हैं। ठीक है, ये ओला, उबर, ये कार वगैरह, ये भी तो एक कल्चर है। एक समय पे आके कल्चर डोमिनेट जरूर करता है सोसाइटी को, और वो कल्चर पूरी तरह से सोसाइटी जो है उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है। फिर उस कल्चर से अलग होना सोसाइटी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? सब आराम से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एंथ्रो की मैं बात करता हूं तो लेस्ली ए वाइट जो है, इनका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड अ न्यू डायमेंशन टू हड़प्पन एंड आर्यन डिबेट। देखो, आर्यन और हड़प्पन जो डिबेट है ना, उसमें काफी घपला था। ठीक है, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्योंकि हमको तो प्री हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं। जो आर्यन है और हड़प्पन है, ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि दोनों में से टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो ये बताते हैं कि हड़प्पन्स के पास एफिशिएंट टूल्स हैं। ठीक है, जिससे वो अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दे आर मोर सिविलाइज्ड, जैसा बोला जाता है। ठीक है, आर्यन की जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई, ज्यादा हार्डनेस किया सोसाइटी, जैसे आर्यंस के पास जो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हड़प्पन्स के पास है। इसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। तो अगर आप ऐसे बोलें कि आर्यन रेस ने पूरा वाइप आउट कर दिया हड़प्पन्स को विथ लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स। अब ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स ये मत समझना स्मार्टफोन वगैरह, वो मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आर्यंस जो है हड़प्पन्स को पूरी तरीके से वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेस्ली ए वाइट ये बोल रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जिसका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होता है, वो एनवायरमेंट को, अपने एनवायरमेंट को उतनी इजीली कंट्रोल करता है। अगर उसके सामने वाली फोर्स उस टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वीक है, तो ये जो सोसाइटी है सामने वाली, जो मैं हड़प्पन की बात कर रहा हूं, वो उसको डोमिनेट कर जाएगी। आप ध्यान सुनो, इन आर्यन टेक्नोलॉजी, अगर आर्यन टेक्नोलॉजी इंफीरियर है टू दैट ऑफ हड़प्पन, then how could Aryan wipe out Harappan civilization? Thus, Leslie White technological concept puts a question mark on theory of destruction of Harappans by Aryans. देखो, हड़प्पन्स और आर्यन जो थ्योरी है पूरी, इसमें मैं एंड में समझाऊंगा आपको। उसमें ये बोलूंगा कि किस तरीके से लेस्ली वाइट का, जूलियन स्टुअर्ट ने भी आगे बात करी है इस पे। ठीक है, किस तरीके से ये जो आर्यन थ्योरी है किस तरीके से हमारे माइंड में फॉल्सिफाइड तरीके से स्थापित की गई है, या फिर स्थापित है काफी। जैसे मैक्स मूलर जो थे, अब पूरा समझाऊंगा, अभी बोलना बेकार है। ठीक है, चलिए, हमारे पास यहाँ पे लेस्ली वाइट खत्म हुआ। ठीक है, अब घंटा भर हो गया है, अब जूलियन स्टुअर्ट अगली वीडियो में खुलते हैं। चलिए।